इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने का समय आ गया है। लास्ट डेट 31 जुलाई है इस साल, तो हमें इस डेट के पहले जरूर अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर देने हैं। कैसे करें? कुछ लोग सीए को अप्रोच करते हैं, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स आ गए हैं, वहां से भी लोग भरते हैं। लेकिन अगर हमारे सिंपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, अगर हमारी सैलरी इनकम आती है या फिर कुछ इंटरेस्ट इनकम आती है, कुछ हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आती है, तो हम ITR1 यूज कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से खुद से ही अपने रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको मैं दिखाऊंगा। बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस कर दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, वेबसाइट भी बहुत क्लीन हो गई है। बने रहिए। लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। ये सारे ही लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए हमें सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाना है incometax.gov.in। आसानी से आप ये गूगल भी कर सकते हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट अगर आप टाइप करेंगे गूगल में, ये आराम से पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो चलिए हम हेल्प पे चलते हैं। ये देखते हैं कि ITR1 हमें कौन कौन से सिचुएशन में भरना है और कौन से सिचुएशन में हमें ITR2 भी भरना पड़ सकता है एज एन इंडिविजुअल। सो यहाँ पे हम देखिए हेल्प पे गए तो हम एक बार जाएंगे व्यू ऑल टॉपिक्स पे। यहाँ पे देखिए टैक्स पेयर को एज एन इंडिविजुअल कौन कौन से ITR भरने हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो रिटर्न फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी। तो देखिए यहाँ पे ITR1 सबसे सिंपल फॉर्म होता है और ये मेनली सैलरीड इंडिविजुअल के लिए होता है। किस किस केस में कौन कौन सी इनकम पे आप ये वाला ITR1 भर सकते हैं? पहला कि सैलरी या पेंशन से आपकी कोई इनकम हो, वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो। अगर एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से आपकी रेंटल इनकम आती है तो आप ITR1 नहीं भर सकते हैं, उस केस में आपको ITR2 पे जाना पड़ेगा। फिर अदर सोर्सेज से अगर आपको कोई इनकम आती है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, आपकी FD से इनकम, सेविंग्स अकाउंट में जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, या फिर फैमिली कोई पेंशन हो सकती है, या फिर डिविडेंड इनकम हो सकती है, इसके लिए आप ITR1 यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000, अगर एग्रीकल्चर इनकम भी 5,000 से ऊपर आती है तो भी आप ITR1 यूज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस में आप ITR1 यूज नहीं कर पाएंगे, जैसे कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर हैं, उस केस में भी आप नहीं कर सकते। भले ही आप उस कंपनी से कोई सैलरी ना लेते हो, फिर भी आप नहीं यूज कर पाएंगे ITR1 को। हैज हेल्ड एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर आपका किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है, उसके अंदर अगर आपके कोई भी शेयर्स हैं, जैसे बहुत लोग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपके कोई भी शेयर्स हैं, तो भी आप ITR1 यूज नहीं कर सकते। हैज एनी एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया पे आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स है तो भी आप ये नहीं कर सकते हैं ITR1 यूज। हैज साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर आपका इंडिया से बाहर कोई अकाउंट है और आप साइनिंग अथॉरिटी हैं तो भी आप नहीं कर सकते। हैज इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर कोई भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है तो भी आप यूज नहीं कर सकते। और इज अ पर्सन इन हुज केस टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N, 194N के हिसाब से TDS डिडक्ट होता है अगर कोई भी 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉल करता है एक साल में। तो अगर आपके कैश विड्रॉल्स बहुत ज्यादा हैं तो उस केस में भी आप ITR1 यूज नहीं कर सकते। और इज अ पर्सन इन हुज केस पेमेंट और डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज बीन डिफर्ड ऑन ESOP, अगर आपके कंपनी में आपको ESOP मिले हैं, यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, और वहां पे आपकी या तो पेमेंट या फिर टैक्स डेफर किया गया है इन फर्दर ईयर्स, उस केस में भी आप ITR1 यूज नहीं कर सकते। और अ पर्सन हु हैज एनी ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस और लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, अगर आपका कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है किसी भी हेड ऑफ इनकम में पुराने साल का, यानी कि लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो भी आप ITR1 यूज नहीं कर सकते। सो जिन जिन केसेस में कोई भी इंडिविजुअल ये ITR1 यूज नहीं कर सकता, वो बेसिकली ITR2 यूज कर सकता है। यानी कि अगर आपके कुछ कैपिटल गेन्स हुए हैं, मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आती है, या फिर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, और ये जो भी हमने कंडीशंस डिस्कस करी, ये अगर आपकी जो ITR1 की कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो आप ITR2 यूज कर सकते हैं। सो ITR1 और ITR2 हमें ब्रॉडली समझ में आ गया। ITR3 एंड 4 हम यूज करते हैं जब हमारी कोई बिजनेस या फिर प्रोफेशन से इनकम होती है, और ITR6 और 7 हम यूज करते हैं किसी कंपनी के रिटर्न्स फाइल करने के लिए। लेकिन इस वीडियो में हम मेनली फोकस करने वाले हैं कि हमें ITR1 कैसे भरना है। तो चलिए हम सीधा चलते हैं होम पे। हमें कैसे करना है, हम सीधा पहले तो लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए हमें यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। यूजर नेम होता है हमारा पैन, मैं एंटर कर देता हूं यहाँ पे। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस, ये हम कर देते हैं। साथ में हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमें जाना है फाइल नाउ पे। सो देखिए आप यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स देख सकते हैं। आप यहाँ पे जाके अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट भी कर सकते हैं। अभी मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ठीक हैं, तो मैं यहाँ पे प्रोसीड करना चाहूंगा। मैं यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2022-23 यानी कि फाइनेंशियल ईयर हो गया 21-22, इसके हमें रिटर्न्स फाइल करने हैं। सो फाइल नाउ पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। हम सबसे पहले अपना असेसमेंट ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, 22-23 है। यहाँ पे सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, ये है ऑनलाइन, ऑनलाइन ही हम यहाँ पे जाएंगे
ऑफलाइन वाला मोड होता है जहां पे हम एक एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड करते हैं, वहां पे सारी डिटेल्स भरते हैं, फिर उसको हम अपलोड करते हैं, थोड़ा सा टीडियस हो जाता है। यहाँ पे ऑनलाइन वाला ऑप्शन बड़ा ही सिंपल है, इसको हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सो इस पर्टिकुलर केस में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डिटेल्स फाइल कर दी थी, मैं यहाँ पे रिज्यूम फाइलिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी हम शुरू से करते हैं, हम पूरा प्रोसेस दोबारा से यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे मैंने क्लिक किया है। अब हमें यहाँ पे इंडिविजुअल HUF या फिर अदर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे मैं इंडिविजुअल क्लिक कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर लेते हैं। सो अब हमें यहाँ पे अपना ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे ITR 1 चूज कर लेता हूँ। अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे प्रोसीड पे जाके अपना चेक भी कर सकते हैं कि मेरे को कौन सा ITR फॉर्म यूज करना चाहिए, हालांकि हमने ब्रीफली ऑलरेडी ये चीज डिस्कस कर ली है। प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 स्टेप्स हैं आपके, मेनली जो सबसे ज्यादा जो टाइम लगेगा हमें ये फर्स्ट स्टेप में ही लगेगा, उसके बाद तो 10% का ही टाइम लगने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए टैक्सेबल इनकम इज मोर देन दी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। बाकी हमने ऑब्वियसली कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी हैं तो उसके हिसाब से हमारी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, लेकिन अभी मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। सो ये बेसिकली बता रहा है कि कुछ डेटा ऑलरेडी प्री फिल्ड है। अब बहुत सारा डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी होता है, तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखिए ये जो हम रिटर्न्स को वैलिडेट करेंगे ये 5 स्टेप का प्रोसेस है। आप यहाँ पे पूरे स्टेप बाय स्टेप, हम यहाँ पे पहले एक स्टेप पे जाएंगे, ये वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। सो सबसे पहले हम ये पर्सनल इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर देते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स ये ओके हैं। नीचे आ जाते हैं, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे लिखा है, मैंने अदर से सेलेक्ट किया है। अगर आप मान लीजिए किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, किसी एजेंसी में या फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी PSU में काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं, या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हैं, PSU के पेंशनर हैं, अगर आपको पेंशन आती है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका यहाँ पे रेलिवेंट फील्ड है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में ये अदर्स आएगा, मैंने ये अदर्स से सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है 139(1) यानी कि रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अगर हम 31 जुलाई से पहले फाइल कर रहे हैं तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन, अगर कोई नोटिस आया है आपको और उसके रिस्पॉन्स में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में ये नहीं है। फिर नीचे आके हमें न्यू टैक्स रेजिम या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम ये सेलेक्ट करना है। न्यू टैक्स रेजिम का मतलब है यहाँ पे हमारे टैक्स स्लैब्स कम होते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस नहीं होते हैं। लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में हमारे पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस ज्यादा होते हैं, वहां पे टैक्स बचाने के ऑप्शन काफी ज्यादा मिल जाते हैं। सो इस केस में भी हमने ओल्ड टैक्स रेजिम ही सेलेक्ट करी है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है नो। चलिए फर्दर नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको अपने सारे के सारे बैंक डिटेल्स यहाँ पे ऐड करने हैं। इस केस में ये एक ही बैंक है और यहाँ पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। एटलीस्ट एक बैंक को आपको सेलेक्ट करना है कि बाई चांस अगर कोई भी टैक्स का रिफंड बनेगा तो वो उसी बैंक के अंदर आएगा। ये वाला बैंक आपका वैलिडेटेड होना चाहिए। अगर वैलिडेटेड नहीं है तो आप यहाँ जाके अपने बैंक की डिटेल्स को एडिट भी कर सकते हैं और दोबारा से वैलिडेट कर सकते हैं। और अगर आपके सारे बैंक अकाउंट्स यहाँ पे एडिट नहीं है तो यहाँ पे आप ऐड अनदर करके अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। सो एक बार हमने अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स चेक कर ली, कंफर्म पे क्लिक करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप अब यहाँ पे हो गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप इज कंफर्म्ड। नाउ आई हैव टू गो टू द माई नेक्स्ट स्टेप विच इज, यहाँ पे आपको ग्रॉस टोटल इनकम भी दिख रही है। अब ये कौन सी इनकम है? ये फॉर्म 16 में जो इनकम आई है उसके हिसाब से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई इनकम है तो वो आपको अलग से ऐड करनी पड़ेगी। चलिए अब हम इस स्टेप पे ही जाते हैं। सो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन से सेलेक्ट करने हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैवल? सो इस केस में है नो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस? हमारे केस में है नो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस? इस केस में नो है, लेकिन ये बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉयज के केस में येस होता है। तो यहाँ पे आपको अपना हाउस रेंट अलाउंस अगर आप येस करेंगे तभी आपको ऑप्शन मिलेगा वहां पे HRA का क्लेम ऐड करने के लिए जब हम फर्दर फील्ड्स के अंदर जाएंगे। तो अगर आपको HRA क्लेम करना है तो आप इसको येस क्लिक कीजिए। हमारे केस में मैं यहाँ पे नो क्लिक कर रहा हूं। आर यू एलिजिबल फॉर लीव ट्रैवल अलाउंस? हमारे केस में नो है। देन आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम? हमारे केस में ये भी नो हो जाता है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सो अब आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे। इनकम सोर्स डिटेल्स ये यहाँ पे दिखा रहा है, अब हम इनको कंफर्म भी कर सकते हैं। ग्रॉस सैलरी ये दिखा रहा है 5,43,900। तो हम अपने फॉर्म 16 पे चलते हैं। आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 देता है। तो अब देखिए आप यहाँ पे फॉर्म 16 में देख सकते हैं, यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है 5,43,900 की इनकम और TDS इसमें कुछ भी नहीं कटा है। अब यहाँ पे हम पार्ट बी में भी जाके देख सकते हैं कि कितनी इनकम है। यहाँ पे इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी हमें 5,43,900 की इनकम ही दिखा रहा है, फर्दर कोई
यहाँ पे क्लेम्स नहीं करे हैं, कोई डिडक्शन वगैरह क्लेम नहीं किया है, खाली एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का यहाँ पे क्लेम किया है। और इस केस में टीडीएस इसीलिए नहीं काटा गया है क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन जब 50,000 का क्लेम कर लिया तो इनकम 5 लाख से कम आ गई और 5 लाख से कम इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है, इसीलिए कंपनी ने टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट नहीं किया है। 26A से भी कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा कहां पे कितना टीडीएस कटा है। तो देखिए यहां पे भी दिख रहा है कि इस कंपनी ने ये टोटल अमाउंट पे किया 5,43,900 का, लेकिन टैक्स डिडक्शन कुछ भी नहीं किया है और फर्दर और कोई ऐसी इनकम नहीं है जो डिक्लेयर हुई है। लेकिन इस केस में एक इनकम है जो एम्प्लॉयर के पास डिक्लेयर्ड नहीं थी, वो है रेंटल इनकम, तो वो अभी हम ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम आ जाते हैं वापस से अपनी इनकम डिटेल्स में। तो ये चीज तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कंफर्म कर ली अपने फॉर्म 16 से भी और फॉर्म 26AS से भी कि आखिर कितनी हमारी इनकम आई है, कितना हमारा टीडीएस कटा है। तो टीडीएस यहाँ पे 0 ही कटा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सैलरी इनकम 4,93,900 आ गई नेट, क्योंकि यहाँ पे 50,000 का हमें डिडक्शन मिल गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन वो सभी को मिलता ही है। अब हमें यहाँ पे डिटेल्स ऐड करनी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पे हम ऐड एडिट डिटेल्स पे जाएंगे। सो यहाँ पे है टाइप ऑफ प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे लेट आउट किया गया है तो इसी वजह से रेंटल इनकम आती है। तो यहाँ पे हमें डालना है ग्रॉस रेंट रिसीव्ड, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 31,800 का टोटल रेंट रिसीव हुआ इस केस में। अब ये मेरा पर्सनल आईटीआर नहीं है, मैं किसी का ये फॉर्म भर रहा हूँ, ये सीनियर सिटीजन है, इनको करीब 31,800 की इस साल में रेंटल इनकम आई। और अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स भरा है तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, प्लस एनुअल वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी प्रॉपर्टी टैक्स माइनस करके, उसके ऊपर 30% का ये ऑटोमेटिकली ले लेता है अमाउंट एज अ मेंटेनेंस। तो ये ऑटोमेटिकली इसने कैलकुलेट कर लिया है। सो इनकम चार्जेबल अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी हमारी नेट निकल के आ गई 22,260 की। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, अब ये हमारा इनकम के अंदर ऐड हो जाएगा। सो इस केस में मैंने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऐड कर दी है। अब अगर हमारा और भी कोई सोर्स है इनकम का, अगर हमारी कोई एफडी है, कोई सेविंग बैंक अकाउंट है, वहां से अगर हमारे को कोई इंटरेस्ट आता है तो वो भी हमें यहाँ पे ऐड करना है। अभी इस केस में ऐसा कोई इनकम नहीं है, सो इसको मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूं। हमारी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई है इस केस में 5,16,160 की, और इसके अलावा हमारी और कोई इनकम भी नहीं है। तो हम यहाँ पे फर्दर कंफर्म पे प्रोसीड करते हैं। सो यहाँ पे हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब टोटल डिडक्शंस की बारी आ रही है, यानी कि हमने क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स करे हैं, क्या क्या हम डिडक्शंस क्लेम यहाँ पे करना चाहते हैं। अब इस केस में 5,16,000 के आसपास, यानी कि 5 लाख के ऊपर इनकम चली गई है टोटल। तो यहाँ पे अभी हमें कुछ डिडक्शंस क्लेम करने हैं, मेरे पास उनकी डिटेल्स है, मैं वो फिल करना चाहूंगा। इस पे मैं क्लिक कर देता हूं। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले ऑप्शन से सेलेक्ट करने हैं कि हमने कहां पे डिडक्शन क्लेम करनी है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। अगर आपने किसी भी रजिस्टर्ड एनजीओ को कोई भी डोनेशन दी है जो आईटी डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, तो आप यहाँ पे यस क्लिक कर सकते हैं। हमारे केस में ये नो हो जाता है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, ये नो है हमारे केस में। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, ये भी हमारे केस में नो है। और 80GG का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कंपनी मान लीजिए आपको एचआरए नहीं देती है, उस केस में भी आप अपने रेंट को क्लेम कर सकते हैं। सो हमारे केस में ये भी नॉट एप्लीकेबल हो जाता है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स टुवर्ड्स सेक्शन 80C है। ये बेसिकली सेक्शन 80C ही सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जहां पे आप अपनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल लिमिट 1.5 लाख की होती है। अगर आपका कोई भी होम लोन है तो उसका प्रिंसिपल भी आप 80C के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका प्रोविडेंट फंड, चाहे वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो, चाहे वो पीपीएफ हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो, एनपीएस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना में आप इन्वेस्ट करते हैं, फिर टैक्स सेविंग एफडी होती है जो 5 साल वाली एफडी होती है, या फिर अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो भी 5 साल वाली होती है। फिर ईएलएसएस होता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, या फिर यूलिप्स होते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, या फिर आपके नॉर्मल इंश्योरेंस प्लान्स भी होते हैं। इन सब में आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट किया हुआ है तो टोटल 1.5 लाख तक का आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। हमारे केस में ये भी नो है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ नीचे, सेक्शन 80CCD2, ये बेसिकली एनपीएस के लिए होता है, ये भी हमारे केस में नो है। सेक्शन 80D पे यस, यहाँ पे मेरे को कुछ डिटेल्स फिल करनी है, ये बेसिकली मेडिकल इंश्योरेंस और हेल्थ प्लान के लिए होता है। सो यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी डिटेल्स फिल करनी है। फिर अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए कुछ लोन लिया था, उसका भी इंटरेस्ट को आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80E में। तो अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे यस क्लिक कर सकते हैं। हमारे केस में ये नो हो जाता है। फिर आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट। अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट आता है तो उस पर कुछ एग्जेम्पशन होती है हमारे पास। हमारे केस में ये मैं नो कर रहा हूं क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इनकम कुछ है नहीं यहाँ पे।
आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन? नो, मेरे को खाली सेक्शन 80D के अंदर कुछ डिटेल्स फिल करनी है। मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमें टैक्स रिटर्न्स कैसे फाइल करने हैं इसी पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में कि भाई हमें कौन सी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, कैसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपनी टैक्स सेविंग्स, इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो किया था जहां पे हमने एक एग्जांपल लेके चला था कि अगर हमारी 15-16 लाख तक की भी इनकम हो तो भी हम टैक्स जीरो कर सकते हैं। हमने हालांकि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है, लेकिन आपको एटलीस्ट वहां से पता चल जाएगा कि हमारी मैक्सिमम टैक्स सेविंग कैसे हो सकती है। उस वीडियो को आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब हम सेक्शन 80D में अपनी डिटेल्स डाल देते हैं। एडिट पे मैं क्लिक कर देता हूं। सो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स इज अ सीनियर सिटीजन, तो ये हम सीनियर सिटीजन का ही फाइल कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम यस कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम हेल्थ इंश्योरेंस या फिर अगर हमने अपने या अपनी फैमिली के लिए कोई भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लिया है वो डिटेल्स डाल सकते हैं। सो इस केस में हेल्थ इंश्योरेंस तो नहीं है, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मैं 5000 का अमाउंट यहाँ पे डाल रहा हूँ। फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर का मैं यहाँ पे 20,000 का अमाउंट डाल रहा हूँ। सो यहाँ पे हमने 25,000 की डिडक्शंस क्लेम कर ली हैं। अब ये नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स, अब पेरेंट्स के लिए यहाँ पे कुछ क्लेम नहीं कर रहे हैं, बस 25,000 की ही डिटेल्स यहाँ पे हमने डालनी थी। सेव मैंने यहाँ पे कर लिया है। सो अब बेसिकली हमें जो डिडक्शंस क्लेम करनी थी वो हमने यहाँ पे कर ली हैं। यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ। सो हमारे 3 स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं टैक्स पेड वाले स्टेप पे। अब इन नेक्स्ट स्टेप वेरीफाई योर टैक्सेस पेड डिटेल्स, तो आपने जो भी अभी तक टैक्स भरे हैं, हमारे केस में कोई टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट नहीं हुआ है। सो सैलरी इनकम में जो भी टीडीएस डिडक्ट होता है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अदर इनकम है आपकी कोई भी, तो अदर देन सैलरी कोई भी इनकम है और वहाँ पे कोई टीडीएस किसी ने काटा है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम पे लोग टीडीएस काटते हैं, बैंक्स टीडीएस काटते हैं, तो वो यहाँ पे शो हो जाता है। सो अगर आपका कोई भी टैक्स अभी तक कटा है या फिर आपने भरा है या फिर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स यानी कि एडवांस टैक्स अगर कुछ भरा है, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं, आपको कंफर्म करनी है। और देखिए ये सारी डिटेल्स आप कंफर्म कर सकते हैं अपने फॉर्म नंबर 26AS से भी। यहाँ पे भी ऑप्शन दे रहा है 26AS का, लेकिन बेटर तरीका है हम यहाँ पे जाएं, ई फाइल पे हम जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स पे जाएंगे और यहाँ पे हम आएंगे व्यू फॉर्म 26AS। लॉगिन करने के बाद आप अपने इनकम टैक्स के अगर वेबसाइट में जब लॉगिन कर लेते हैं तो उसके बाद आप फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जितना भी आपका टैक्स कटा है, एम्प्लॉयर ने काटा है, बैंक ने काटा है, वो सारा रिफ्लेक्ट हो जाता है। यहाँ पे हम कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं, आई अग्री कर देते हैं, प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे हमें करना है इस हाइपरलिंक पे क्लिक, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS। फिर यहाँ पे हमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, इस केस में 22-23 हो जाता है। व्यू एज HTML पे क्लिक करेंगे, व्यू डाउनलोड पे क्लिक करके हम एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये एक्सपोर्ट हो गई है फाइल, ये मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। हमने इनफैक्ट देखा ही था अपना फॉर्म 26AS, हमें वहाँ पे कोई TDS डिडक्शन नहीं हुआ था क्योंकि इस केस में 5 लाख के ऊपर सैलरी नहीं जा रही थी। तो चलिए हम आ जाते हैं वापस से अपने सेक्शन में। हमारा कोई टैक्स कटा नहीं है, कुछ बनता भी नहीं है, हम यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। सो अब हमारे ये 4 स्टेप्स कंफर्म हो चुके हैं। अब हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी है, यहाँ पे भी हमें कंफर्मेशन देनी है, इस पे भी हम क्लिक कर देते हैं। सो यहाँ पे आ गई है हमारी टैक्स लायबिलिटी की सारी डिटेल्स। अगर हमें कोई टैक्स भरना है तो वो भी हमें यहाँ पे पता चल जाएगा, या फिर अगर हमारा कुछ रिफंड आना है, अगर नेगेटिव में हमारा टैक्स शो करेगा तो हमारे को क्लेम मिलना होगा। तो हमारे केस में क्या होगा, देखिए हमारी इनकम 5 लाख से नीचे है, 5 लाख से नीचे होते ही हमें टैक्स रिबेट मिल जाता है। यानी कि हालांकि हमारा 5% का स्लैब बनता था ओल्ड रिजाइम के हिसाब से, लेकिन वहां पे हमें रिबेट मिलती है अप टू 12,500 की, तो उससे कम ही है हमारा 9,558 का हमारा टैक्स बन रहा था, लेकिन हमें ये रिबेट मिल गई अंडर सेक्शन 87A, तो ये पूरा का पूरा टैक्स हमारा खत्म हो गया। सो टैक्स लायबिलिटी जीरो हो गई हमारी, हमें कोई पैसा भरना भी नहीं है, कुछ हमें क्लेम भी नहीं करना है। कंफर्म पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। सो ये हमारे 5 मेन स्टेप्स यहाँ पे कंफर्म हो गए हैं। प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अभी हमें यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करनी है। अगर बाई चांस हमारी कोई टैक्स पेमेंट आती है तो हमें अपना टैक्स भरना होगा और वापस से आके अपने ITR भरने पड़ेंगे। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, हम सीधा प्रीव्यू रिटर्न पे जाते हैं। सो यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स कंफर्म कर दीजिए, इस चेक बॉक्स को क्लिक कर दीजिए। प्लेस ये बेसिकली आपका IP एड्रेस उठाएगा और यहाँ पे अब हम नीचे आ जाते हैं अपनी बाकी की डिटेल्स के लिए। बाकी की डिटेल्स कुछ ऐसी भरनी नहीं है, प्रोसीड टू प्रीव्यू पे जाते हैं। सो ये हमारा इनकम टैक्स रिटर्न तैयार हो गया है। हम अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स चेक कर लेंगे। हालांकि एक बार हम ये सारी डिटेल्स चेक कर चुके हैं, एक बार यहाँ पे हम कंफर्म जरूर कर लेंगे कि हमने कहीं कुछ गलत चेक मार्क या कोई गलत डिटेल तो नहीं भर दी थी। फिर नीचे आके हम अपनी ये सारी इनकम डिटेल्स भी चेक कर लेते हैं। हमने ये ऑलरेडी सारा कुछ चेक कर लिया है। ये हमारी ग्रॉस इनकम है, उसमें हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का लग गया था। फिर हमारी ये इनकम आई सैलरी से 4,93,900।
फिर हमारा कुछ 31,800 की अदर इनकम भी थी, फिर हमने कुछ डिडक्शन यहाँ पे क्लेम किया करीब 25,000 का अंडर सेक्शन 80D। ये बहुत सारे सेक्शंस हैं, इन सब के अंदर आपको जो भी आपकी डिडक्शंस हैं इनको जरूर क्लेम कीजिए। आप अपनी टैक्स लायबिलिटी काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, इन सारे सेक्शंस के बारे में मैंने काफी डिटेल में उस दूसरे वाले वीडियो में बात की है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए नीचे आ जाते हैं। हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, हमें कुछ रिफंड भी नहीं चाहिए, ये सारी चीजें सही हैं, ये सारी डिटेल्स हम चेक कर चुके हैं। यहां पे आ जाते हैं प्रोसीड टू वैलिडेशन पे। सो ये बोल रहा है वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर्स वर फाउंड, सो लेट्स गो टू प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। सो अब देखिए यहां पे हमारे पास 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं वेरीफाई करने के। सबसे अच्छा और रिकमेंडेड तरीका भी यही होता है कि हम आधार, अगर हमारा मोबाइल से लिंक्ड है, उससे वेरीफाई करें। बहुत जल्दी हो जाता है, विद इन सेकेंड्स हो जाता है। अगर बाई चांस आपका आधार लिंक्ड नहीं है आपके मोबाइल से, तो आप दूसरे ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट जो मोबाइल से लिंक्ड है उससे भी आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। सो यही रिकमेंडेड मेथड है। हम कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। सो यहां पे हमारे लिए सबसे आसान तरीका आधार, अगर आपका मोबाइल से लिंक्ड है तो वही है। यहां पे मैं यही क्लिक कर देता हूं। अदरवाइज आप नेट बैंकिंग या फिर बैंक अकाउंट या फिर डीमैट अकाउंट से भी कर सकते हैं। चलिए नीचे आ जाते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। आई अग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, जनरेट आधार ओटीपी। सो ये ओटीपी आ गया है। अब मैं यहाँ पे ओटीपी डाल के इसको वेरीफाई कर दूंगा। सो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था हमें ITR 1 फाइल करने का। सो ये तो थी बात इस वीडियो की। ऐसे बहुत सारे हम फाइनेंस के वीडियोस बनाते रहते हैं, काफी वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।